नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। ठीक है। यह अधिनियम क्यों बनाया गया है, इसकी उद्देशिका में लिखा है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर अत्याचार का अपराध करने का निवारण करने के लिए ऐसे अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों और अनन्य विशेष न्यायालयों का तथा ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने का और उनके पुनर्वास का तथा उससे संबंधित या उससे अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। इसका मूल उद्देश्य क्या है? इसका मूल उद्देश्य यही है, जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग हैं उनके हितों की रक्षा करने के लिए, उनको जो पीड़ा पहुंचा रहे हैं उनको दंड देने के लिए इस अधिनियम का निर्माण किया गया है। इस अधिनियम का निर्माण भारत गणराज्य के 40वें वर्ष में अधिनियमित किया गया है। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। ठीक है। इसमें सन 2014 4/3/2014 से एक संशोधन भी हुआ है, जिसमें कुछ अलग से धाराएं जोड़ी गई हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें देखते हैं इसमें कितने अध्याय हैं तथा कितनी इसमें धाराएं दी गई हैं। तो इसमें कुल अध्याय दोस्तों 5 अध्याय हैं। इसमें कुल 5 अध्याय हैं। ठीक है। और इसमें धाराएं हैं आपकी कुल 23 धाराएं हैं। 2014 में कुछ नए संशोधन भी इसमें किए गए हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम अध्याय 1 पढ़ेंगे। अध्याय 1 में प्रथम धारा संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इस अधिनियम का नाम संक्षिप्त नाम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 है। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। और इसमें 3 है, यह उस तारीख को प्रवृत्त हुआ जो केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। ठीक है। धारा 2 में परिभाषाएं दी गई हैं। किसी भी अधिनियम को समझने के लिए उसकी परिभाषाओं को समझना अति आवश्यक होता है। इसलिए कोई भी आप एक्ट पढ़ें, कोई भी अधिनियम पढ़ें, तो उसके परिभाषा खंड को आपको जरूर पढ़ना चाहिए। और आप जितना अच्छे परिभाषा खंड पढ़ेंगे उतने अच्छे से ही आपको वह एक्ट समझ में आएगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए काम का साबित होगा। ठीक है। हम ये पढ़ रहे हैं जिला सहायक लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा के तारतम्य में अपन पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। कृपया अच्छे से आप समझें। तो इसमें पहली परिभाषा दी है 2(1) का में अत्याचार। ठीक है। अत्याचार से धारा 3 के अधीन दंडनीय अपराध हैं। जो धारा 3 में जितने भी अपराध वर्णित किए गए हैं वह अत्याचार नामक परिभाषित खंड में आएंगे। ठीक है ना। तो 2 का अत्याचार, अत्याचार में क्या है, जो धारा 3 में जो दंडनीय अपराध है वह अत्याचार में शामिल माने जाएंगे। इसके बाद है संहिता। संहिता से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 अभिप्रेरित है। अब वर्तमान में 1973 निरसित हो गई है, तो उसकी जगह आप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को ले सकती हैं या रख सकती हैं। ठीक है ना। लागू तो वही होगी, क्योंकि धाराएं और फर्का बदल ली सरकार ने, धाराएं भी यही। इसके बाद है डबल खा। डबल खा में एक नया जो जोड़ा गया है, इन्होंने कब जोड़ा है, ये जोड़ा है 2014 अध्यादेश। हाँ, ये जोड़ा है इन्होंने 2014 में। क्या जोड़ा है? आश्रित से पीड़ित का ऐसा पति या पत्नी, बालक, माता पिता, भाई बहन अभिप्रेरित हैं जो ऐसे पीड़ित पर अपनी सहायता और भरण पोषण के लिए आश्रित हैं या मुख्यतः आश्रित हैं, वह पीड़ित के में आएंगे। फिर का, खा और गा आर्थिक बहिष्कार। आर्थिक बहिष्कार से क्या अभिप्राय? अन्य व्यक्ति से भाड़े पर कार्य से संबंधित संव्यवहार करने या कारोबार करने से इनकार करना। यदि कोई व्यक्ति काम कर रहा है और को सामने वाले उसे लाने ले जाने या उसका काम करने से
इनकार करेगा तो वह आर्थिक बहिष्कार के इस उपखंड 1 में आएगा। नंबर 2, अवसरों का प्रत्याख्यान करना जिनमें सेवाओं तक पहुंच या प्रतिफल के लिए सेवा प्रदान करने हेतु संविदाजनक अवसर भी सम्मिलित हैं। ठीक है दोस्तों। नंबर 3, ऐसे निबंधनों पर कोई बात करने से इनकार करना जिन पर कोई बात कारोबार के समान अनुक्रम में सामान्यतः की जाएगी। ठीक है। या ऐसी वृत्तिक या कारोबार संबंधों से प्रतिवृत्त रहना जो किसी अन्य व्यक्ति से रखे जाएं। अर्थात सीधा सा इसका अर्थ यही है कि यदि आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का बहिष्कार करेंगे, उसको काम में नहीं लेंगे या उसे कहीं आने जाने से रोकेंगे या किसी प्रकार से सेवा काम करने से रोकेंगे, तो यह उसका आर्थिक बहिष्कार में ये आएगा। ठीक है। फिर अगला है खागा अनन्य विशेष न्यायालय। अनन्य विशेष न्यायालय से क्या अभिप्राय है? से इस अधिनियम के अधीन अपराधों का अनन्य रूप से विचारण करने के लिए धारा 14 की उपधारा 1 के अधीन स्थापित अनन्य विशेष न्यायालय अभिप्रेत हैं। अर्थात इस अधिनियम के अंतर्गत जो जो भी अपराध होंगे उनको सुनने के लिए राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की अनुमति से अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना होगी और वह अनन्य विशेष न्यायालय ही इस एक्ट से जो उद्भूत अपराध होंगे उनको सुनेंगे। ठीक है मित्रों। अब है खा इंगा वन अधिकार। वन अधिकार का वह अर्थ होगा जो अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 की उपधारा 3 की 1 में है, वही वन अधिकार माने जाएंगे। खा छा हाथ से मेला उठाने वाले कर्मी, इसकी परिभाषा है का वही अर्थ होगा जो हाथ से मेला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 की उपधारा 2 में के खंड 6 में है। ठीक है। अब खा छा लोक सेवक। लोक सेवक से भारतीय दंड संहिता 1807 की धारा 21 अब वर्तमान में बीएनएस के अधीन यथा परिभाषित और साथ ही तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि के अधीन लोक सेवक समझा गया कोई अन्य व्यक्ति लोक सेवक अभिप्रेत है जिनमें यथा स्थिति केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन उसकी पदीय हैसियत में कार्यरत कोई व्यक्ति सम्मिलित है। अनुच्छेद जातियों और अनुसूचित जनजातियों के वही अर्थ हैं जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 24 और 25 में हैं। विशेष न्यायालय घा। ठीक है। डी स्पेशल कोर्ट इसमें आ गया है। स्पेशल कोर्ट से वही अभिप्रेत है। धारा 14 में विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट कोई सेशन न्यायालय अभिप्रेत है। विशेष न्यायालय का कौन सी धारा में आएगा? विशेष न्यायालय से अभिप्राय जो धारा 14 में अभिप्रेत है वही विशेष न्यायालय है, वही इस अधिनियम से उद्भूत प्रकरणों को सुनेगा। फिर है साहब ई विशेष लोक अभियोजक। से विशेष लोक अभियोजक के रूप में विनिर्दिष्ट लोक अभियोजक या धारा 15 में निर्दिष्ट अधिवक्ता अभिप्रेत है। डा का अनुसूची से इस अधिनियम वन अनुसूची अभिप्रेत है। डा खा सामाजिक बहिष्कार से कोई रूढ़िगत सेवा अन्य व्यक्ति को देने के लिए या उससे प्राप्त करने के लिए या ऐसे सामाजिक संबंधों से प्रतिवृत्त रहने के लिए जो अन्य व्यक्ति से बनाए रखे जाएं या अन्य व्यक्तियों से उसको अलग करने के लिए किसी व्यक्ति को अनुज्ञात करने से इनकार करना अभिप्रेरित है। सामाजिक बहिष्कार अर्थात जो कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का सामाजिक बहिष्कार करेगा या करवाने का प्रयास करेगा या अन्य व्यक्तियों से अलग करेगा, उस पर भी यह अपराध लागू होगा। डागा पीड़ित से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 2 की उपधारा 1 के खंड गा के अधीन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की परिभाषा के भीतर आता है, वही पीड़ित होगा तथा जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के होने के परिणाम स्वरूप शारीरिक, मानसिक
मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक या धनी हानि या उसकी संपत्ति को हानि बहन या अनुभव करता है और जिसके अंतर्गत उसके नातेदार, विधिक संरक्षक और विधिक वारिस भी आएंगे। ठीक है। तो डाघा साक्षी, साक्षी का अभी इसमें अभी नया आया है। साक्षी से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेरित है जो इस अधिनियम के अधीन अपराध से अंतर्वर्लित किसी अपराध के अन्वेषण, जांच या विचारण के प्रयोजनों के लिए तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित है या कोई जानकारी रखता है या आवश्यक ज्ञान रखता है और जो ऐसे मामले के अन्वेषण, जांच या विचारण के दौरान जानकारी देने या कथन करने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित है या अपेक्षित हो सकेगा और जिसमें ऐसे अपराध का पीड़ित सम्मिलित है। ठीक है दोस्तों। अब साक्षी की इसमें नया परिभाषा खंड जोड़ा गया है। साक्षी में तो कौन कौन आएंगे? जिसके साथ अपराध किया गया है, जो पीड़ित है, वह भी साक्षी में आएगा। जिनके सामने अपराध घटना घटित हुई है, वह भी साक्षियों के रूप में ही आएंगे और जिन जिन लोगों ने घटना देखी है वो भी साक्षी के रूप में आएंगे। और कोई आपके पास दस्तावेज है, कोई ऐसा इलेक्ट्रिक डिवाइस है, कोई क्लिप है या कोई रिकॉर्डिंग है जिनके पास है, वह सब इसमें साक्षी के रूप में आएंगे। ठीक है। अब आखिरी चार, उन शब्दों और पदों के जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं है और यथास्थिति भारतीय दंड संहिता, अब भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, अब नया साक्ष्य अधिनियम और BNSS में परिभाषित हैं, वही अर्थ समझा जाएगा जो उन अधिनियमों में है। तो दोस्तों इस प्रकार ये हमारा परिभाषा खंड पूर्ण हुआ। अब इसमें धारा 2 है, 2 की उपधारा 2 है। इस अधिनियम में किसी अधिनियमित या उसके किसी उपबंध के प्रति किसी निर्देश का उस क्षेत्र में जिसमें ऐसे अधिनियमित या ऐसा उपबंध प्रवृत्त नहीं है, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस क्षेत्र में प्रवृत्त तत्स्थानीय विधि या तत्स्थानीय विधि से सुसंगत उपबंध यदि कोई है के प्रति निर्देश है। ठीक है दोस्तों। इस प्रकार हमारा अध्याय आज पूर्ण हुआ। अब हम पढ़ेंगे अध्याय 2, अत्याचार के अपराध। यह बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है दोस्तों, धारा 3। इसमें सभी जो इस एक्ट में अपराध हैं लगभग सबको कवर किया गया है। यदि आप धारा 3 पढ़ लेंगे तो SC/ST एक्ट के लगभग सभी प्रावधान आपको ध्यान में बन जाएंगे। तो धारा 3 हम बढ़ते हैं आगे दोस्तों। धारा 3 इसका शीर्षक है अत्याचार के अपराधों के लिए दंड। अब इसमें अत्याचार बताएं कि आप किस किस प्रकार के कौन कौन से अनुसूचित जनजातियों और जातियों के ऊपर जो अपराध होंगे उनमें किस किस प्रकार के दंडों का विधान किया गया है। ठीक है। अब धारा 3(1), कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, समझ रहे हैं ना आप, अर्थात वो व्यक्ति जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, यदि वह का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के मुख में कोई अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ रखता है या ऐसे सदस्य को ऐसे अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ पीने या खाने के लिए मजबूर करेगा। 3(1) का। ठीक है। अब इसमें क्या दंड होगा वो अपन देखते हैं। खा, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा दखलकृत परिसरों में या परिसर के प्रवेश द्वार पर मल मूत्र, पशु, शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करेगा या गांव में आ गए अपन। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को क्षति करने, अपमानित करने या क्षुब्ध करने के आशय से उसके पड़ोस में मल मूत्र, कूड़ा, पशु, शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करेगा या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को जूतों की माला पहनाएगा या नग्न या अर्धनग्न घुमाएगा। दोस्तों ड, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य पर बलपूर्वक कोई ऐसा कार्य करेगा जैसे व्यक्ति के कपड़े उतारना, क्या कपड़े उतारना, बलपूर्वक सिर का मुंडन कराना, मूछें हटाना, चेहरे या शरीर को पोतना या ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो मानव गरिमा के विरुद्ध हो या 3(4), अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी
सदस्य के स्वामित्वाधीन या उसके कब्जे में या उसको आवंटित या किसी सक्षम अधिकारी द्वारा उसको आवंटित किए जाने के लिए अधिसूचित किसी भूमि को सदोष अधिभोग में लेगा या उस पर खेती करेगा या ऐसी भूमि को अंतरित कर देगा या करा लेगा। अच्छा, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को उसकी भूमि या परिसरों से सदोष बेकब्जा करेगा या किसी भूमि या परिसरों या जल या सिंचाई सुविधाओं पर वन अधिकारों सहित उसके अधिकारों के उपभोग में हस्तक्षेप करेगा या उसकी फसल को नष्ट करेगा या उसके उत्पाद को ले जाएगा। इसका स्पष्टीकरण है खंड 4 और इस खंड के प्रयोजनों के लिए सदोष पद में निम्नलिखित शामिल है। व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध, नंबर 2 व्यक्ति की सहमति के बिना, नंबर 3 व्यक्ति की सहमति से जहां ऐसी सहमति व्यक्ति या अन्य किसी व्यक्ति को जिसमें व्यक्ति हितबद्ध है मृत्यु या उपहति का भय दिखाकर अभिप्राप्त की गई है या ऐसी भूमि के अभिलेखों को बनाना। अगला है अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को बेगार करने के लिए या सरकार द्वारा लोक प्रयोजनों के लिए अधिरोपित किसी अनिवार्य सेवा से भिन्न अन्य प्रकार के बलात् श्रम और बंधुआ श्रम करने के लिए तैयार करेगा। फिर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को हाथ से सफाई करने के लिए या तैयार करेगा या ऐसे प्रयोजनों के लिए ऐसे सदस्य का नियोजन करेगा या नियोजन को अनुज्ञात करेगा। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की स्त्री को किसी देवदासी के रूप में पूजा, मंदिर या किसी अन्य धार्मिक स्थान की देवी मूर्ति या पात्र के समर्पण को या वैसी ही किसी अन्य प्रथा को निष्पादित करने के लिए संवर्धन करेगा या पूर्वोक्त कार्यों को अनुज्ञात करेगा। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को निम्नलिखित के लिए मजबूर या अभित्रस्त या निवारित करेगा। क्या क्या? जैसे का इसके अंतर्गत मतदान न करने या किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने या विधि द्वारा अनुबंधित भिन्न रीति से मतदान करने के लिए विवश करेगा। ठीक है। किसी अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशन फाइल करने या न करने या ऐसे नाम निर्देशन को प्रत्याहृत करने के लिए प्रयास करेगा। किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के नाम निर्देशन का प्रस्ताव या समर्थन नहीं करेंगे। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी ऐसे सदस्य को जो संविधान के भाग 9 के अधीन पंचायत या संविधान के भाग 9 का के अधीन नगर पालिका का सदस्य या अध्यक्ष या किसी अन्य पद का धारक है, उसके सामान्य कर्तव्यों या कृत्यों के पालन में मजबूर या अभित्रस्त या बाधित करेगा। मतदान के पश्चात अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को उपहति या घोर उपहति या हमला करेगा या सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार अधिरोपित करेगा या अधिरोपित करने की धमकी देगा या किसी ऐसे लोक सेवक के उपलब्ध फायदों से निवारित करेगा जो उसको प्राप्त हैं। किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने या उसको मतदान नहीं करने या विधि द्वारा उपबंधित रीति से मतदान करने के लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करेगा। ठीक है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के विरुद्ध मिथ्या, द्वेषपूर्ण या तंग करने वाला या दंडिक या अन्य विधिक कार्रवाइयां संचित करेगा। किसी लोक सेवक को कोई मिथ्या तुच्छ सूचना देगा जिससे ऐसा लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को क्षति करने या क्षुब्ध करने के लिए करेगा। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को अपमानित करने के आशय से लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर अपमानित या अभित्रस्त करेगा। लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर जाति के नाम से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को गाली गलौज देगा। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा
सामान्यतः धार्मिक माने जाने वाली अति श्रद्धा से ज्ञात किसी वस्तु को नष्ट करेगा या हानि पहुंचाएगा या अपवित्र करेगा। स्पष्टीकरण, इस खंड के प्रयोजनों के लिए वस्तु पद से विपरीत है और इसके अंतर्गत फोटो मूर्ति और फोटो चित्र रंगीन चित्र हैं। फिर है पा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरुद्ध शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावना की या तो लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा या चिन्हों द्वारा या दृश्य रूपेण द्वारा या अन्यथा अभिवृद्धि करेगा या अभिवृद्धि करने का प्रयत्न करेगा। ऐसे फिर या का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को निम्नलिखित के संबंध में किसी रीति से बाधित या निवारित करेगा। क्या क्या का किसी क्षेत्र के सम्मिलित संपत्ति संसाधनों का या अन्य व्यक्तियों के साथ सामान्य रूप से कब्रिस्तान या शमशान भूमि का उपयोग करना या किसी नदी, सरिता, झरना, कुआं, तालाब, कुंड, नल या अन्य जलीय स्थान का कोई स्नान घाट, कोई सार्वजनिक परिवहन, कोई सड़क या मार्ग का उपयोग करना, साइकिल या मोटरसाइकिल आरोहण या सवारी करना या सार्वजनिक स्थानों में जूते या नए कपड़े पहनना या विवाह की शोभा यात्रा निकालना या विवाह की शोभा यात्रा के दौरान घोड़े या किसी अन्य यान पर आरोहण करना। जनता या समान धर्म के अन्य व्यक्तियों के लिए खुले किसी पूजा स्थल में प्रविष्ट या नाटरस सहित किसी धार्मिक, सामाजिक या सांस्कृतिक शोभा यात्रा में भाग लेना या उसको निकालना। किसी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, दुकान या लोक मनोरंजन या किसी अन्य लोक स्थान में प्रविष्ट होने या जनता के लिए खुले किसी स्थान में सार्वजनिक उपयोग के लिए अभिप्रेरित कोई उपकरण या वस्तु में या किसी वृत्ति में व्यवसाय करना या किसी ऐसे उपजीविका, व्यापार, कारोबार या किसी नौकरी में नियोजन करना जिसमें जनता या उसके किसी वर्ग के अन्य लोगों के उपयोग करने या उस तक पहुंच का अधिकार है। या खा जादू टोना करने या डाइन होने के अभिकथन पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को शारीरिक हानि पहुंचाएगा या मानसिक यंत्रणाएं देगा। या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति या कुटुंब या उसके किसी समूह का सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार करेगा या उसको धमकी देगा। वह कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो दोस्तों, जो ऊपर मैंने जितनी उपधाराएं और धाराएं बताई हैं उनमें जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एक्ट के जो अपराध बताए हैं धारा 3 में, उन सब में जो कारावास है वह 6 माह से कम नहीं होगा और 5 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना भी अलग से लगेगा। अब ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। धारा 3 की उपधारा 2। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को ऐसे अपराध के लिए जो तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा मृत्यु दंड से दंडनीय है दोष सिद्ध कराना है या वह जानता है कि उससे उसका दोष सिद्ध होना संभाव्य है, वह आजीवन कारावास से और जुर्माने से दंडनीय होगा। और यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से किसी निर्दोष सदस्य को ऐसा मिथ्या या गढ़े हुए साक्ष्य के परिणाम स्वरूप दोष सिद्ध किया जाता है और फांसी दे दी जाती है तो वह व्यक्ति जो ऐसा मिथ्या साक्ष्य देगा वह भी या गढ़ेगा तो वह भी उसी प्रकार उसको भी मृत्यु दंड का से ही सिद्ध दोष किया जाएगा। ठीक है, और तो इसकी उपधारा 2 मिथ्या साक्ष्य देगा और गढ़ेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य तो ऐसे अपराध के लिए जो मृत्यु दंड से दंडनीय नहीं है किंतु 7 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है दोष सिद्ध कराना है या वह जानता है कि यदि ऐसी सिद्ध हो गया तो उसको दोष सिद्धि होना संभाव्य है तो वह कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी किंतु जो 7 वर्ष या उससे अधिक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगी। अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा दृष्टि करेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य की किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना है और वह जानता है कि ऐसी संभावना है
तो वह कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से कम ना होगी किंतु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना से भी दंडनीय होगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे। अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा दृष्टि करेगा जिससे उसका आशय किसी ऐसे भवन को जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा साधारणतः पूजा के स्थान के रूप में या मानव आवास के स्थान के रूप में संपत्ति की अभिरक्षा के लिए किसी स्थान के रूप में उपयोग किया जाता है, नष्ट करता है या वह यह जानता है कि उससे ऐसा होना संभाव्य है, वह आजीवन कारावास से जुर्माने से दंडनीय होगा। 5 भारतीय दंड संहिता के अधीन 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय कोई अपराध या वर्तमान में जो BNS है उससे दंडनीय कोई अपराध किसी व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध यह जानते हुए करेगा कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सदस्य है तो वह आजीवन कारावास से या जुर्माने से और दंडनीय होगा। अब ये दोस्तों धारा 3(5)(a) ये अधिकतर लगती है 3(5)(a) 3(5)(6) अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई अपराध किसी व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध यह जानते हुए करेगा कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या वह इससे संपत्ति के सदस्य की है तो वह ऐसे अपराधों के लिए भारतीय न्याय संहिता के अधीन यथा निर्दिष्ट दंड से दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। 6 यह जानते हुए या विश्वास करते हुए इस अध्याय के अधीन कोई अपराध किया गया है वह अपराध किए जाने के किसी साक्ष्य को अपराधी को विधिक दंड से बचाने के आशय से गायब करेगा या उस आशय से अपराध के बारे में कोई जानकारी देगा जो वह जानता है या विश्वास करता है या वह मिथ्या है, वह उस अपराध के लिए दंड से दंडनीय होगा। 3(1)(7) दोस्तों लोक सेवक होते हुए इस धारा के अधीन कोई अपराध करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो उस अपराध के लिए बंधित दंड तक हो सकेगी, अर्थात इसमें लोक सेवकों को भी नहीं छोड़ा गया है, उनके ऊपर भी दंड का प्रावधान किया गया है। क्या है? जैसे लोक सेवक होते हुए इस धारा के अधीन कोई अपराध करेगा, जैसे कोई लोक सेवक है, सरकारी कर्मचारी है, वह इस धारा के अधीन अपराध करेगा तो वह कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं होगी और वह अपराध करेगा तो उस अपराध में भारतीय न्याय संहिता में कितना दंड मिलता है उस दंड तक उसको सजा हो सकती है दोस्तों। ठीक है, अभी हमारी जो धारा 3 है SC/ST वो पूरी हो गई है दोस्तों। अब हम धारा 4 पढ़ेंगे। धारा 4 है कर्तव्य उपेक्षा के लिए दंड। दोस्तों धारा 4 क्या है? कर्तव्य उपेक्षा के लिए दंड। नंबर 1, यह कौन पर लागू है? यह लोक सेवकों पर लागू है। कर्तव्य की उपेक्षा कौन करेगा? कर्तव्य की उपेक्षा लोक सेवक ही तो करेंगे। तो जो सरकारी कर्मचारी हैं यह धारा उन पर लागू होगी। जैसे धारा 4 की उपधारा 1, कोई भी लोक सेवक जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, ठीक है, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन उसके द्वारा पालन किए जाने के लिए अपेक्षित अपने कर्तव्यों का जानबूझकर लोप करेगा, उपेक्षा करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी और वह 1 वर्ष तक की हो सकेगी। अर्थात सीधे सीधा अपन यह समझते हैं कि धारा 4 क्या है? उपेक्षा के लिए दंड। उपेक्षा कौन करेंगे? लोक सेवक करेंगे। लोक सेवक उपेक्षा करेंगे, अपने कर्तव्य निर्वहन में जानबूझकर देरी करेंगे या सही तरीके से नहीं करेंगे तो उनको सजा का प्रावधान है। सजा क्या है? 6 माह से कम नहीं होगी और जो 1 वर्ष तक की हो सकेगी। ठीक है। धारा 4 की उपधारा 2। उपधारा 1 में निर्दिष्ट लोक सेवक के कर्तव्यों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं। क्या क्या सम्मिलित हैं? पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर लेने से पहले मौखिक रूप से दी गई सूचनाकर्ता को पढ़कर सुनाना और उसे लेखबद्ध करना। अर्थात जैसे कोई व्यक्ति आएगा पुलिस थाने में, आएगा कि मेरे साथ फला फला अपराध हो गया है, तो पुलिस अधिकारी
उस सूचना को लेखबद्ध करेगा। लेखबद्ध करने के पश्चात सूचनाकर्ता को पढ़कर सुनाएगा कि आपने जैसी बताया था हमने वैसी ही FIR या शिकायत लिखी है। उपधारा 2 की इस अधिनियम और अन्य सुसंगत उपबंधों के अधीन शिकायत या प्रथम सूचना रिपोर्ट को रजिस्टर करना और अधिनियम की उपयुक्त धाराओं के अधीन उसको रजिस्टर करना। अर्थात जैसे ही शिकायत आपको प्राप्त होगी तो आप उस अधिनियम की जो धाराएं हैं उनके अंतर्गत ही उसको आप रिकॉर्ड कर लेंगे और जो उचित धारा लग रही है उसी धारा लगाएंगे, ना कि छोटी मोटी धारा। गा है इस प्रकार अभिलिखित की गई सूचना की एक प्रति सूचनाकर्ता को तुरंत प्रदान करना। जैसे ही FIR दर्ज होगी तो उसकी आप एक प्रति, जो सूचनाकर्ता आया है FIR दर्ज कराने, एक प्रति आप उसको प्रदान करेंगे। कहा है पीड़ितों या साक्षियों के कथन को अभिलिखित करना। ठीक है, यह भी लोक सेवक का परम कर्तव्य है कि पीड़ित आएगा, साक्षी आएंगे, आप उन सबको सबके एक तरफ से जो कथन है लेखबद्ध करेंगे। इनका अन्वेषण करना और विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय में 60 दिन की अवधि के भीतर आरोप पत्र फाइल करना या तथा विलंब यदि कोई हो तो लिखित स्पष्ट करना। अर्थात सीधा सीधा है, यदि आप आयु हैं तो आप अन्वेषण करेंगे और 60 दिनों के भीतर आप चालान पेश करेंगे, गवाहियां लेंगे, मौका नक्शा बनाएंगे, सब कार्रवाई करने के पश्चात 60 दिन के अंदर भीतर भीतर आपको चालान माननीय न्यायालय में, विशेष न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है, 60 दिन इसमें महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि 60 दिन में नहीं किया तो एक्यूज का जमानत का अधिकार उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, फिर चाहे किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को सही रूप से तैयार विरचित करना तथा उसका अनुवाद करना। यदि कोई दस्तावेज या इलेक्ट्रिक है आप उसको सही रूप से रखेंगे। फिर चाहे इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट किसी अन्य कर्तव्य का पालन करना, परंतु लोक सेवक के विरुद्ध इस संबंध में आरोप प्रशासनिक जांच की सिफारिश पर ही अभिलिखित किए जाएंगे। ठीक है, फिर धारा 4 की उपधारा 3, लोक सेवक द्वारा उपधारा 2 में निर्दिष्ट कर्तव्य की अवहेलना के संबंध में संज्ञान विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय द्वारा लिया जाएगा और लोक सेवक के विरुद्ध दंडिक कार्रवाइयों की निर्देश दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब धारा 5 का शीर्षक है पश्चातवर्ती दोष सिद्धि के लिए वर्धित दंड। कोई व्यक्ति जो इस अध्याय के अधीन किसी अपराध के लिए पहले ही दोष सिद्ध हो चुका है, दूसरे अपराध या उसके पश्चातवर्ती किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जाता है, वह कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो उस अपराध के लिए उपबंधित दंड तक हो सकेगी। अर्थात सीधा सीधा है, यदि आपको पहले ही इस प्रकार के अपराध में दोष सिद्धि दे दी गई है और आप पुनः उसी प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति करते हैं तो आपको ऐसी सजा दी जाएगी जो 1 वर्ष से कम नहीं होगी और जो उस अपराध के उपबंधित दंड, जैसे आपने हत्या का किया है तो आपको फांसी तक हो सकेगी। इसलिए अपराध सोच समझ कर ही करें दोस्तों। अब धारा 6, भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों का लागू होना। इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 34, जो अब धारा 303 ऐसी कुछ हुई है, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 5 का धारा 149 और अध्याय 23 के उपबंध जहां तक हो सके इस अधिनियम के लिए उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे भारतीय दंड संहिता के प्रयोजनों की लागू होती। और अब भारतीय दंड संहिता तो अब अस्तित्व में है नहीं है, तो अब भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय लागू होंगे और उसी के अपराध लागू होंगे। 7 है कतिपय व्यक्तियों की संपत्ति का समर्पण। कतिपय व्यक्ति अर्थात जहां कोई व्यक्ति इस अध्याय के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया है, वहां विशेष न्यायालय उसे दंड देने के अतिरिक्त लिखित रूप में आदेश देगा यह घोषित कर सकेगा कि उस व्यक्ति कोई संपत्ति स्थावर, चल, जंगम या दोनों जिनका उस अपराध को करने में प्रयोग किया गया है वह सरकार को समर्पित हो जाएंगी। समझ रहे, जैसे आपने किसी गरीब को मारने में किसी कार का उपयोग किया है तो वह कार भी सरकार को समर्पित हो जाएगी। उपधारा 2, जहां कोई व्यक्ति इस अध्याय के अधीन किसी अपराध का अभियुक्त है वहां उसका विचारण
करने वाला विशेष न्यायालय ऐसा आदेश करने के लिए स्वतंत्र होगा कि उसकी सभी या कोई संपत्ति स्थावर या जंगम या दोनों ऐसे विचारण की अवधि के दौरान कुर्क की जाएंगी, और जहां ऐसे विचारण का परिणाम दोष सिद्धि है वहां इस प्रकार कुर्क की गई संपत्ति उस सीमा तक समर्पण के लिए दायित्वाधीन होगी वहां तक वह इस अध्याय के अधीन अधिरोपित किसी जुर्माने की वसूली के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है। ठीक है। धारा 8 है उपधारणा। उपधारणा एक कानून का बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। उपधारणा में क्या है, इस अध्याय के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन में यदि यह साबित हो जाता है कि क्या साबित हो जाता है, अभियुक्त ने इस अध्याय के अधीन अपराध करने के अभियुक्त व्यक्ति द्वारा या युक्ति युक्त रूप से संदेहास्पद व्यक्ति द्वारा किए गए अपराधों के संबंध में कोई वित्तीय सहायता की है, तो विशेष न्यायालय जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न किया जाए यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने इस अपराध का दुष्परिहरण किया है। खा व्यक्तियों के किसी समूह ने इस अध्याय के अधीन अपराध किया है और यदि वह साबित हो जाता है कि किया गया अपराध भूमि या किसी विषय के बारे में किसी विद्यमान विवाद का फल है, तो यह उपधारणा की जाएगी कि यह अपराध सामान्य आशय या सामान्य उद्देश्य से किया गया है जब तक कि यह विपरीत साबित न हो जाए। करेगा अभियुक्त पीड़ित या उसके कुटुंब का व्यक्तिगत ज्ञान रखता था। न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि जब तक अनंत साबित न हो अभियुक्त को पीड़ित की जाति या जनजाति की पहचान ज्ञात थी। ठीक है। अब धारा 9 है। तो धारा 9 में शक्तियों का प्रदान किया जाना। संहिता में इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी यदि राज्य सरकार ऐसा करना आवश्यक या समुचीन समझती है तो वह इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के निवारण के लिए या उससे निपटने के लिए या इस अधिनियम के अधीन किसी मामले या मामले के वर्ग समूह के लिए किसी जिले या उसके किसी भाग में राज्य सरकार के किसी अधिकारी को राजपत्रों में अधिसूचना द्वारा ऐसे जिले या उसके भाग में संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा प्रत्यक्ष शक्तियां या यथास्थिति ऐसे मामलों या मामलों के वर्ग या समूह के लिए और विशिष्ट किसी विशेष न्यायालय के समक्ष व्यक्तियों की गिरफ्तारी अन्वेषण पर अभियान की शक्तियां प्रदान कर सकेगी। उपधारा 2 है। पुलिस के सभी अधिकारी और सरकार के अन्य सभी अधिकारी इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम, स्कीम या आदेश के उपबंधों के निष्पादन में उपधारा 1 में निर्दिष्ट अधिकारी की सहायता करेंगे। संहिता के उपबंध जहां तक हो सके उपधारा 1 के अधीन किसी अधिकारी द्वारा शक्तियों के प्रयोग के में संबंध में लागू होंगे। तो दोस्तों अब हमने अध्याय 2 पढ़ लिए हैं। आगे का अध्याय 3 हम कल पढ़ेंगे। जब तक के लिए विश्राम कर लेते हैं। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वॉच करें। धन्यवाद। नमस्कार।